मतलब इस्तकबाल करते हैं आपका डी जिया के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद है मुन्ना खालिद, जिन्होंने इंडिया को नेशनली रिप्रेजेंट करा और गोल्ड लेकर आए। हाल ही में ये पैरा बैडमिंटन की बहरीन सीरीज़ में भी खेल कर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। एक मैं बहुत पर्सनल सवाल से शुरू करना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, कि जो आपकी माजूरी है ये पैदाइशी है कि पैदा होने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? देखो, बचपन का तो पता नहीं कैसे हुआ होगा, लेकिन जैसे घर वाले बताते हैं कि जब मैं 6 महीने का था तो मुझे बुखार चढ़ा था और बुखार में मेरा पैर इस तरह से हो गया था। जो उस टाइम पे पोलियो का भी ज़्यादातर जोर था, तो वो बताते हैं कि पोलियो मुझे 6 महीने की उम्र में हो गया था। उससे पहले जैसे बच्चा बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है तो मैं हल्का फुल्का खड़ा हो जाता था, लेकिन जब से पोलियो हुआ, वो बुखार चढ़ने के बाद से फिर से मैं खड़ा नहीं हो पाया था। तो घर वाले बताते हैं कि 6 महीने की उम्र में मुझे ये पोलियो हुआ था। स्पोर्ट्स जो है बहुत एक्टिव चीज़ है और जो अगर बच्चा माजूर हो जाए तो उसके माँ बाप उसको मतलब फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा दूर रखते हैं। तो और बैडमिंटन ख़ास तौर से ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर मैंने वीडियोस भी आपके देखे, व्हील चेयर की मूवमेंट बहुत तेज़ है। तो एक स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ, या घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि तुम मतलब इसके लिए नहीं बने हो, जैसे अक्सर चीज़ें होती हैं? नहीं, एक्चुअली घर वालों ने तो कभी मुझे किसी चीज़ को करने से मना ही नहीं किया। उन्होंने तो और मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि अगर आप ये करना चाहते हो, आपकी इसमें रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप करो, लेकिन उससे ये ना हो कि आपकी कुछ हानि हो या आप पर कुछ इससे आपकी बॉडी पर या आपकी लाइफ पर कुछ फ़र्क पड़े। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करें इसको। और मेरी कोई मतलब स्पोर्ट्स में इस तरह से रुचि नहीं थी कि बचपन से ही रुचि हो। मेरी तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से मेरा इंटरेस्ट बना स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो पहला टूर्नामेंट कब खेला आपने? मैंने 2015 में पहला अपना नेशनल खेला था। नेशनल? तो वो मेरा पहला टूर्नामेंट था चेन्नई में। चेन्नई में खेला, तो इसके लिए क्या आपको गाइडेंस वगैरह कैसे, मतलब क्या हुआ? गाइडेंस तो किसी की नहीं मिली। एक्चुअली क्या था कि मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जामिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ खेलने डेली जाया करता था। तो वहाँ मैं प्रैक्टिस एक दिन कर रहा था, तो एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो है पैरा स्पोर्ट्स भी होता है। तो उन्होंने फिर मुझे जो है बताया कि आप जो है पैरा ओलंपिक खेल सकते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कांटेक्ट किया वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि आप ऐसे ऐसे अप्लाई करें तो आप खेलने आ सकते हैं। तो फिर वो मैंने अप्लाई किया और पहला नेशनल में खेलने गया था चेन्नई में। जो आप पैरा बैडमिंटन पहले आपने खेला, और ये जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी का रहा होगा, युगांडा का टूर्नामेंट रहा, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, युगांडा वाले टूर्नामेंट में कैसे हुआ? युगांडा से पहले मैंने बहरीन और दुबई खेला था। बहरीन में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, जिसमें मैं प्री क्वार्टर, और दुबई में भी प्री क्वार्टर हार गया था। लेकिन मुझे सीखने को वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें मिली थी। जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे टॉप प्लेयर थे, उनसे भी मेरा मुकाबला हुआ था। तो उन लोगों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। और वो फिर मैं वहाँ से सीख करके वापस इंडिया जब आया था, तो फिर मैंने अपनी युगांडा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, जिसका रिज़ल्ट मुझे युगांडा में मिला था। और युगांडा में मैंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता था। अक्सर हम देखते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, क्रिकेट, उसमें हम देखते हैं अगर कोई प्लेयर है जो 2 सीरीज़ में ख़राब परफॉर्म कर दे, उसको टीम से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो कुछ आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी? अब आप 2 मैच इंटरनेशनल हार के आ चुके हैं, आपने जीता नहीं मेडल, तो शायद किसी और को भेजा अल्टरनेटिव कोई? नहीं, ऐसा होता है। देखो, इसमें हार जीत चलती रहती है, और अगर इंसान हारता है तो जीतने की ख्वाहिश रखता है। और हमारे साथ ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता है कि मतलब अगर हार जाएं तो आपको नहीं ले जाना है या किसी और को मौका देना है। बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। वो अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे, वो हमसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो जाने चाहिए। लेकिन अगर वो हमसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और फिर वो ये कहें कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो फिर वो भी कहना गलत होगा। तो हमारे साथ तो ऐसा खैर नहीं होता है कि भेदभाव इस तरह से किया जाता है। जब कोई प्लेयर मेडल लेकर आता है इंडिया वापस, तो उससे प्राइम मिनिस्टर अक्सर मिलते हैं, या वो अगर कोई इंसिडेंट आपसे कोई मिनिस्टर मिला हो, या मतलब आपको कहीं अवार्ड दिया, उसका कोई इंसिडेंट आपके पास?
नहीं, अभी तक तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेकर आया था और कोई मिनिस्टर या कोई नेता मुझसे मिला हो। आपको किसी डिपार्टमेंट से कॉल नहीं आई नहीं, मुझे किसी या से कोई कॉल अवार्ड नहीं सेरेमनी आई। वगैरह में आपको सम्मान दिया गया हो? नहीं, मुझे किसी ने सम्मानित नहीं किया। हाँ, मेरे जो कस्बे के लोग हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो खुद मुझे यहाँ लेने आए थे, क्योंकि उनको खुशी थी कि उनके कस्बे का बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आया है। तो उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया था। अपने कस्बे में पूरी रैली निकाली गई थी ढोल नगाड़ों के साथ। इससे आपको कहीं ना कहीं अफसरदगी नहीं होती कि क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स में जहाँ इतने प्राइजेज़ हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है, वहाँ आपको नहीं मिला, तो कहीं इस पर मायूसी आपको? देखो, दुख तो होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो हमें अभी नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि हम अप्रोच भी कर रहे हैं, मैं लेटर भी लिख रहा हूँ। शायद उनके पास नहीं पहुँच रहे हैं या उनको नहीं पता चल पा रहा है कि मतलब हमारी जो इक्विपमेंट है, जैसे मेरे लिए सबसे ज़रूरी व्हील चेयर है जी। तो व्हील चेयर मेरे पास प्रोफेशनल नहीं है, जो कि लगभग 5-6 लाख रुपए की आती है। और अभी मैं अपनी व्हील चेयर जो है वो 13 किलो की है, जबकि वो है 6.5-7 किलो की। तो उसमें उसके मूवमेंट में भी काफ़ी फ़र्क है और उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है जो प्रोफेशनल चेयर है। इसको मैं कई बार मॉडिफाई करा चुका हूँ अपनी व्हील चेयर को, लेकिन उतना वो नहीं कर पा रही है जितना कि एक प्रोफेशनल व्हील चेयर कर पाती है। तो उससे भी हमारा परफॉर्मेंस डाउन रहता है टूर्नामेंट्स में। हाँ, थोड़ा इक्विपमेंट की वजह से मायूसी। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसका असर आता हो, या कोई बड़ा असर आपको जहाँ अफसोस हुआ कि इक्विपमेंट अगर अच्छा होता तो शायद मैं निकाल सकता था। काफ़ी ऐसे मेरे मैचेस भी हुए, जैसे मलेशिया के साथ अभी मैं थाईलैंड और बहरीन में खेला हूँ। हालांकि मैं इस व्हील चेयर से भी मेरे साथ 3 सेट उसका गया है, 3-3 सेट गए हैं दोनों मैचों में। लेकिन अगर शायद व्हील चेयर अच्छी होती तो वो मैं निकाल सकता था। शायद आप जीत सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका मूवमेंट अच्छा होता और प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल चीज़ होती है, क्योंकि वो बनी ही उसी के लिए है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई स्पोर्ट्स होता है, मैंने आपका एक पुराना वीडियो भी देख रहा था, एक इंटरव्यू जिसमें आपने बताया आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी नहीं मिलती कोई भी। जबकि मैं देख क्या आप जब जाते हैं पैरा ओलंपिक खेलने, पैरा बैडमिंटन, तो जो बाकी प्लेयर्स आते हैं तो वहाँ भी क्या कुछ ऐसा है कि स्पॉन्सरशिप नहीं है या कोई आप ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं होता उनकी टी शर्ट्स पे भी, या नहीं, सिर्फ काफ़ी लोगों के, ज़्यादातर तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके पास स्पॉन्सर्स हैं। आपके ही पैरा बैडमिंटन में जैसे हाँ बहरीन कई लोग गए जी, तो उनने सबके मैक्सिमम के पास होता है? बिल्कुल उनके पास स्पॉन्सर्स हैं और वो काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे हम टीम मैचेस देखते हैं, जैसे आप पूरी टीम गई एक पैरा बैडमिंटन की, तो पूरी टीम को एक पर्टिकुलर आदमी स्पॉन्सर करता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअली लोग कर रखा है। जैसे OGQ है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जिसको बोलते हैं, गो स्पोर्ट्स है, बाकी और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करती हैं। हालांकि गो स्पोर्ट्स वगैरह में मैंने भी अप्लाई किया, पता नहीं मुझे अभी तक कोई कॉल या मेल नहीं आया। मैंने अप्लाई किया था उसमें, लेकिन अभी तक मुझे कोई मेल या कॉल रिसीव नहीं हुआ उनकी तरफ से। पैरा बैडमिंटन थोड़ा ऊपर उठ के अगर हम पूरे पैरा स्पोर्ट्स को देखें तो पूरे पैरा स्पोर्ट्स की क्या यही हालत है? एग्जैक्टली अभी पैरा स्पोर्ट्स की यही हालत है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जो कंपनी हैं या जो भी स्पॉन्सर करते हैं या गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, उनको ये लगता है कि ये तो पैरा स्पोर्ट्स है, ये क्या मतलब खेल पाएंगे या खेलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, एबल बॉडी को सपोर्ट करते हैं। जबकि जिस तरह से एबल बॉडी अगर कर पा रही है, तो दिव्यांग होते हुए भी पैरा स्पोर्ट्स में भी जो खिलाड़ी हैं वो मेडल ला भी रहे हैं। और अभी आप देखना 2024 के ओलंपिक में कम से कम पैरा स्पोर्ट्स से 40 से 50 मेडल की उम्मीद पिछली है। बार बहुत अच्छी मतलब नंबर से मेडल्स जी। के पैरा ओलंपिक में। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो पैरा बैडमिंटन में ही कम से कम 8 से 10 मेडल आएंगे सिर्फ बैडमिंटन में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने एक अच्छे नोट पे लिखा, मैं पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देख रहा था, पैरा बैडमिंटन में 2 लोगों को, AP ढिल्लों और मानसी गिरीशचंद को अर्जुन अवार्ड भी मिला। हाँ, उसके अलावा भी और लोगों को मिला हुआ है, जैसे आपका प्रमोद भगत है। प्रमोद भगत को प्रमोद भगत है, कृष्णा नागर है, हमारे जो नोएडा के DM थे सुहास अलवाई, उनको भी मिला हुआ है। इन लोगों को भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। हालांकि प्रमोद भगत को तो खेल रत्न भी मिला है, कृष्णा नागर को खेल रत्न मिला है, प्रमोद भगत को पद्मश्री भी मिला है। तो हमारे पैरा बैडमिंटन में भी ऐसे लोग हैं। और आपके राजकुमार हैं, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। पारुल डी परमार हैं, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है।
तो बैडमिंटन में हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अर्जुन अवार्ड खेल रत्न मिल चुका है। आपको ऐसी क्या 5 चीज़ें लगती हैं जो अगर पैरा ओलंपिक में गवर्नमेंट इम्प्रूव करे तो उससे एक अलग लेवल पे गेम जा सकता है? एक्चुअली उसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट का जो मॉनिटर करने का तरीका है थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि कोई अगर आप नेशनल गेम्स होते हैं जैसे हमारे इंडिया में, तो नेशनल गेम्स के जो टॉप प्लेयर होते हैं यानी कि टॉप 4 होते हैं, आप गवर्नमेंट को उन पे वर्क करना चाहिए। उन पे वर्क का मतलब है कि उनको जो इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कराए, उनकी डाइट का, उनके इस तरह से एक तरह से स्पॉन्सरशिप जिसको बोलते हैं कि आप उनके उठाएंगे तो वो बहुत ही बेहतर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे उनको ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग बनाएं, उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अब जैसे मैं भी ट्रेनिंग से जूझता हूँ, ये तो जामिया की अच्छाई है कि जामिया मुझे प्रैक्टिस करने देता है। बाकी तो कोई एकेडमी तक तैयार नहीं होती किसी पैरा प्लेयर को लेने के लिए। तो कुछ पैरा के सेंटर्स ऐसे गवर्नमेंट खोले जैसे अभी गवर्नमेंट ने ग्वालियर में एक सेंटर बन रहा है जो कि पैरा स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर होगा, वो पहला। तो उस तरह से जैसे वो तो बहुत बड़ा सेंटर है, सेंट्रल है वो, तो उस तरह से हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे सेंटर, एक स्टेट में तो एक होना ही चाहिए। एक स्टेट में एक बड़ा सेंटर होना चाहिए पैरा स्पोर्ट्स का, जिसमें कि जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं या दिव्यांग हैं वो अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वो गेम चूज़ करके वहाँ पर अपने आप को दिखा सकें कि भी हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब नेशनल खेलने जाते होंगे या ओलंपिक्स में जाते होंगे तब तक प्रॉपर गाइडेंस दी ही जाती होगी। बिल्कुल, और चाहिए भी। आपके ओलंपिक्स को लेकर क्या प्लान है? मेरा ओलंपिक को लेकर प्लान है कि मैं भी चाहता हूं कि मुझे क्वालिफाई मैं करूं और इंडिया के लिए मेडल लाऊं। अभी मेरा जो प्लान है, अभी मुझे ज़रूरत है सबसे पहले व्हील चेयर की, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, और इसके अलावा ट्रेनिंग की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया है। अभी तक मैं सिर्फ खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यूट्यूब से देख कर सीखता हूँ। तो अभी तक कोई मेरा मतलब इस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मुझे मिली है, तो उसकी भी मुझे ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो डेफिनेटली आई विल क्वालिफाई द ओलंपिक। हाँ, जो हम आपका रिसर्च करते हमने देखा मिलाप और केटो पे आपने फंड रेजिंग के लिए बात की है, और हम आपको बताना चाहते हैं उनके जो लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें आप भी मदद कर सकें जो आपसे मुमकिन हो। लेकिन वो तो अभी फंड रेजिंग का वो क्योंकि वो डेडलाइन थी वो बंद हो गया है, वो बंद हो चुकी है क्योंकि उसमें कुछ फंड इकट्ठा नहीं हो पाया था, लोगों ने पता नहीं किया कि नहीं किया। हालांकि मैंने तो शेयर किया था काफ़ी जगह, तो उससे कोई मतलब बड़ा इम्पैक्ट नहीं बन पाया। कुछ नहीं हो पाया था। अभी मैं आपको बता दूं, मिला पे केवल 1400 रुपये इकट्ठा हुए थे, जिसमें वो भी मुझे मालूम है किस किस ने किए थे। दो लोग तो मेरे ही जानने वाले हैं। बहुत से हैं, जैसे कि एक अभी हाल में हुआ कि एक नाम बहुत वायरल हुआ चैरिटी में, सोनू सूद, या आपको किसी ने वो सजेस्ट नहीं किया कि आप उनसे अगर कांटेक्ट करें, क्योंकि वो काफ़ी मतलब ओलंपिक्स वगैरह में मदद कर रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह की? मैंने उनको मतलब कांटेक्ट किया है, मेल भी मैंने लिखा था, मेल नहीं लिखा था एक्चुअली, मैंने उनको टैग भी किया था, और वैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह भी मैंने उनको किया था, लेकिन वो सीन नहीं हुआ। चीज़ों को एक लाइटर नोट पे लाते हुए सवालों को, मैंने देखा आपको शायरी का शौक़ है। शायरी का आपने शौक नहीं है, पोइट्री का कुछ है। हाँ। तो अगर आप कुछ सुना दें हमारी ऑडियंस को तो। मैंने देखा आप पिछले रिसर्च कर रहा था, तो आपको पोइट्रीज़ का और शायरी का भी काफ़ी शौक है, अगर आप कुछ सुना दें ऑडियंस के लिए तो। हाँ, एक मैं आपको सुनाता हूँ। जब अभी कुछ 1-2 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में लोगों की किस तरह से बेचैनी होती है अलग अलग तरह के लोगों में, जैसे प्रेमी की या बच्चों की, तो मैं वो सुना देता हूँ। इस पोएम का जो इस कविता का टाइटल है वो है लॉकडाउन में बेचैनी। बेचैनी हर उम्र में अलग तरह की होती है। इस लॉकडाउन में बच्चों के लिए ना खेल पाने की बेचैनी, प्रेमी के लिए प्रेमिका से ना मिल पाने की बेचैनी, प्रेमी से प्रेमिका के लिए ना मिल पाने की तड़प भरी बेचैनी। लॉकडाउन की बेचैनी एक तरफ जीवन जीने का सलीका भी सिखाती है, तो दूसरी तरफ बेचैन कर देने वाली आह भरी तड़प भी पैदा करती है। कुछ इस तरह की और भी हैं जो कविताएं। मैंने एक
इस कविता का टाइटल है पापा। अच्छा ये पापा हमारा घर कब बनेगा, आप तो हमेशा दूसरों का घर बनाते हो। यानी कि ये उस इंसान की के ऊपर कविता है जो चिनाई का काम करता है, यानी कि जो दूसरों का घर बनाता फिरता है, जो राजमिस्त्री राजमिस्त्री जो होते हैं। तो उसका बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा हमारा घर कब बनेगा, आप तो हमेशा दूसरों का घर बनाते हो ना, मुझे भी अपने घर में अपनेपन के साथ रहना है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आप यूं ही बना देते हो और अपने लिए कुछ ईंट भी नहीं जुटा पाए, ऐसा क्यों पापा? एक बात बताओ, जब ट्रेन और बस बंद हैं, ये भी लॉकडाउन के बीच की बात है, लॉकडाउन की ही बात है। तो जब ट्रेन और बस बंद हैं तो हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? जिनके घर आप बनाते हो उनके लिए तो सब कुछ है। पापा ये कैसा न्याय है? कुछ बोलो ना पापा, हम कब जाएंगे अपने घर? आपने कहा था राशन मिलेगा, पापा कब मिलेगा राशन? अब तो भूख से रहा भी नहीं जाता। पापा 3 दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला, मैं भूखा नहीं मरना चाहता हूँ पापा, पानी से पेट नहीं भरता ना। पापा जब मैं मर जाऊँगा तो कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे ना, जो भी मदद वो दें ना पापा, आप उन पैसों की रोटी लाकर मम्मी को खिला देना। ये एक वो बच्चा था जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे। बहुत वैसा समय मैंने देखा है, लोग एग्जैक्टली हैदराबाद से नेपाल बॉर्डर तक पैदल गए। मुझे याद है, मैं इलाहाबाद से, हम तो आगरा आ रहे थे, इलाहाबाद साइड से घर है मेरा, और लोग नेपाल तक पैदल जा रहे हैं हाईवे से। बिल्कुल, क्योंकि ये कविता मैंने लिखी थी। एक दिन मैं इधर बदरपुर रोड पे जा रहा था, तो मैंने वहाँ देखा था बहुत सारे जो मज़दूर थे या लेबर वर्ग था, वो पैदल चले जा रहा है, अपना हाथ में सामान लिए हुए, सिर पे रखे हुए, उनके पीछे बच्चे चल रहे हैं। और एक तो वायरल भी हुआ था, हमने देखा था, वो अटैची पे बच्चा लेटा हुआ है, उसकी माँ उसको अखिलेश यादव ने भी उस फोटो को शेयर किया था। जी। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लोग क्या आते हैं घर बनाते हुए, वो सब लोग बाहर से होते हैं जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम मैंने देखा कि वो उनको काम नहीं मिल पा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, और ये कहा गया था कि राशन मिलेगा, ये सब होगा। तो वही एक बच्चा जबकि उनको राशन नहीं मिला है, तो वो अपने पापा से सवाल कर रहा है घर के बारे में, राशन के बारे में। तो वो उस कविता को उनकी जो परेशानी थी वो मैंने इस कविता में उतारा था। वो बहुत ही बुरा दौर था, मैं दुआ करूँगा वो दौर कभी ना आए। कभी ना आए। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा भी लेबर थे, वो एक प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, ट्रक। तो हालांकि मैं भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल भरा दौर रहा है मेरा भी और मेरी फैमिली का भी, तो है काफ़ी। आप लॉकडाउन की बात कर रहे थे इससे पहली पोइट्री में, एक एथलीट का लॉकडाउन कैसा गया? एथलीट का लॉकडाउन अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लॉकडाउन में घर पे रह कर के भी प्रैक्टिस की है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप मेरे घर की वीडियोस देखेंगे जो कि मैं वाल प्रैक्टिस करता हुआ आपको नज़र आऊँगा। तो मैंने लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं कि मैंने खेलना छोड़ दिया या प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो मैं जैसे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करता था उस टाइम पे एक्सरसाइज करता था या वाल प्रैक्टिस करता था। तो लॉकडाउन में भी बंद नहीं किया था। कुछ फिजिकल फिटनेस या मेंटल हेल्थ को कुछ इशू नहीं हुआ लॉकडाउन में कि मतलब सब बंद हो गया, दिमाग मतलब लोगों को ट्रॉमा हो गए? लॉकडाउन में जिनको भी मेंटल स्ट्रेस या कुछ इश्यूज़ हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल में लगे रहे हैं। मोबाइल के अलग हट के ना तो उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी की, उनको लगा कि सिर्फ घर में रहना है, खाना है और मोबाइल चलाना है। अगर वो मोबाइल को एक तरफ रख के अगर डेली एक्सरसाइज करते, मेडिटेशन करते, योगा करते, तो हो सकता था कि वो स्ट्रेस में ना जाते या कुछ उनको हेल्थ इश्यूज़ ना बनते इस तरह के मेंटली। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को मेंटली फिट करने के लिए। एक आखिरी सवाल और इस एपिसोड का इख्तिताम करूँगा। जो नए लोग हैं जो पैरालंपिक्स में आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, जो मतलब फिजिकली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड नहीं हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनको वो जो कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहें। उनके सामने बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत अड़चनें आएंगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे, लेकिन वो हिम्मत ना हारें बस, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार गए तो फिर नहीं जा पाएंगे।
अगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन वो चमकेंगे। मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे मुन्ना खालिद को। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।